तो मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं हम। अगर आपको भी मेरी तरह मतलब मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता है, मतलब मुझे तो बहुत लगता है यार, और हमेशा से लगता है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू पता करो क्या है मतलब ये। तो स्कूल में जैसे तैसे पास हो गए और सोचा कि कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मैथ के नाम से या फिर मैथ के सब्जेक्ट से कम पीछा छूट जाएगा। लेकिन अब जब फ्रेशर एज ए फ्रेशर इंडस्ट्री में आए तो आप देखते हो कि आपका सीनियर ऑपरेटर सेटर या फिर कोई भी प्रोग्रामर ड्राइंग में कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है, मशीन में कुछ वैल्यूज डाल रहा है और आपके सब कुछ सर के ऊपर से निकल रहा है। आपको लगता है कि क्या मुझसे हो पाएगा, बिकॉज मैथ फिर से आ गया ना, दुनिया भर की कैलकुलेशंस पीछे ही नहीं छोड़ती। ये एंगल पता करो, इसकी लेंथ पता करो, इसकी डायमेंशन पता करो, ये सर्कल पता करो, ये एरिया पता करो, मतलब मैथ्स मैथ्स मैथ्स। तो मैथ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है एक मशीनिंग लाइन में, एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, या पर्टिकुलरली सीएनसी की अगर बात करें, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको भारी भरकम मैथ सीखने की जरूरत नहीं है अगर आप सीएनसी फील्ड में जाना चाहते हो या इसमें ऑलरेडी हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ने के लिए आपको कितना मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन मैथ के, कौन कौन सी चीजें मैथ में आपको आनी चाहिए अगर आप इस लाइन में आगे जाना चाहते हो, स्पेसिफिकली सीएनसी की लाइन में अगर आगे जाना चाहते हो। तो टोटल 5 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, 5 तरह के मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके स्ट्रगलिंग पीरियड को लर्निंग पीरियड में बदल देंगे और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आने लग जाएंगी। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन, यानी मिलीमीटर्स को इंच में बदलना या फिर इंच को मिलीमीटर में बदलना वगैरह वगैरह। अब आप सोचोगे यार ये तो बच्चों का खेल है, मोबाइल कैलकुलेटर से हो जाता है, इसमें मैथमेटिक्स कहां से घुस गया, ये तो कहीं भी देख लेंगे हम। लेकिन इसकी गलती की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाजा बेसिकली आपको है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 1999 में नासा ने मार्स पे एक सैटेलाइट भेजा, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। उसको बनाने में 125 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया, यानी कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का खर्चा आया। लेकिन वो मार्स पे पहुंचते ही क्रैश हो गया। जब बाद में जांच करी उन्होंने कि किस वजह से क्रैश हुआ है तो उसमें पता चला कि एक टीम ने कैलकुलेशन इंचेस एंड पाउंड्स में की थी और दूसरी टीम ने गलती से मिलीमीटर एंड किलोग्राम्स में कर ली। तो एक छोटी सी कन्वर्जन की गलती से पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया, जिसको हम सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। अब सोचो, कंपनी में आपको ड्राइंग मिलती है अमेरिका के क्लाइंट से जो ज्यादातर इंचेस में काम करते हैं। अमेरिका की सारी ड्राइंग्स इंचेस में ही होती हैं क्योंकि वो इंच सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन आपकी सीएनसी मशीन चलती है एमएम में। इंडिया में ज्यादातर मशीन एमएम में चलती हैं, यूरोप में, एशिया में एमएम में चलती हैं। अगर आपने कन्वर्जन में एक डेसिमल भी गलत कर दिया, एक दशमलव भी गलत कर दिया, तो पूरा पार्ट रिजेक्ट हो सकता है, पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। और रिजेक्शन का मतलब कंपनी का लाखों का नुकसान। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए। इसलिए बेसिक यूनिट कन्वर्जन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, उसमें कितने mm है, 1 इंच में कितने mm है, 1 mm में कितने इंच है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है। तो ये कन्वर्जन आपको जो है वो एकदम उंगलियों पे रटी होनी चाहिए। तो ये पहली चीज मैथमेटिक्स में आपको याद रखनी है। दूसरा टॉपिक है ज्योमेट्री। देखो, ज्योमेट्री का नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री का सिंपल मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना और समझना, दैट्स ऑल। जो ड्राइंग में आपको सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स या रेडियस बने दिखते हैं उसी को ज्योमेट्री बोलते हैं, इतना ही है। और जब आप एक ड्राइंग को हाथ में पकड़ते हो तो आपको उस 2D ड्राइंग को अपने दिमाग में 3D पार्ट में विजुअलाइज करना पड़ता है। इसलिए ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रेडियस एंड डायमीटर में क्या फर्क है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है। और ज्योमेट्री के साथ एक और टर्म जुड़ी होती है जिसे कहते हैं मेजरमेंट, यानी कि नापतोल। अब इसका मतलब होता है एरिया, वॉल्यूम, लेंथ निकालना, किसी चीज का वेट निकालना, मास निकालना। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? मान लीजिए आपको एक 100 mm डायमीटर और 200 mm लंबी शाफ्ट बनानी है। आपको रॉ मटेरियल कितना बड़ा चाहिए और उसका वेट कितना आएगा, वेट के हिसाब से उस रॉ मटेरियल का प्राइस कितना बनेगा। या दूसरा एग्जांपल अगर आप लो कि आपको एक स्टील प्लेट में से 10 पीस काटने हैं। स्टील प्लेट का साइज आपको पता है, आप बताओ कि 10 पीस जो निकलेंगे वो कितने mm बड़े, कितने mm चौड़े निकलेंगे, उनका एरिया क्या होगा। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आपको एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें निकालनी आती होंगी। तो इसलिए ज्योमेट्री
एंड जो ज्योमेट्रिक की मेजरमेंट्स होती हैं वो आपको मैथमेटिक में आनी ही चाहिए। शेप का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालनी, लेंथ निकालनी या उसका वेट निकालना, ये आपको आना ही चाहिए। अब आता है तीसरा टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट डरावना भी है, विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम एंगल्स का खेल भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सब एंगल ही घूमता है इधर उधर। स्कूल में आपने साइन, कोस, टैन ये सारा कुछ डेफिनेटली पढ़ा होगा, और आपका तो पता नहीं, मैं तो सोचता था कि यार ये कहाँ काम आएंगे, ये टैन इधर लगा दो, साइन बाय कोस कर दो, परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो, लंब बटा आधार कर दो, मतलब इनका क्या काम है। शॉप फ्लोर पे और खासकर सीएनसी प्रोग्रामिंग में इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, पॉसिबल ही नहीं है। इससे जितना भागोगे उतना आप अपनी ग्रोथ से, अपनी सक्सेस से भाग रहे हो। मान लीजिए ड्राइंग में लिखा है कि आपको एक 30 डिग्री का टेपर काटना है। आपकी सीएनसी मशीन को 30 डिग्री से कोई मतलब नहीं, मशीन को एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट चाहिए बस। तो आप उस 30 डिग्री एंगल को एक्स जेड कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। हो सकता है वहां पे आप टैन थीटा लगाएं या साइन थीटा लगाएं या कोस थीटा लगाएं अपने हिसाब से। इसके बिना टेपर का प्रोग्राम बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि कुछ मशीन्स में ऑप्शंस होती हैं, एंगल डाल के भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर में नहीं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको कोऑर्डिनेट निकालने ही पड़ेंगे। पीसीडी होल हो गए, पीसीडी होल की कैलकुलेशन निकालनी है, वहां पे आप कुछ साइन कोस लगा के हर एक होल की एक्स वाई पोजीशन निकालनी ही पड़ेगी। हालांकि आजकल कैम सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कैड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो चीजें जो हैं वो आप वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हर टाइम मशीन के ऊपर अवेलेबल नहीं होते। आपको 2 कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आप 3 डिपार्टमेंट क्रॉस करके डिजाइन वाले डिपार्टमेंट में जाके कहते हो ये फोल्डर में से ये ड्राइंग निकाल के मुझे ये 2 होल की डायमेंशन देना, वो सीधा कहेगा यार तुझे इतना भी नहीं आता क्या। तो कैलकुलेटर आपके लिए साइन कोस की वैल्यू तो आराम से निकाल देता है, लेकिन कहाँ पे साइन थीटा लगना है, कहाँ पे कोस थीटा लगना है, कहाँ पे टैन लगना है, ट्रिग्नोमेट्री काम कैसे करती है, पाइथागोरस थ्योरम काम कैसे करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑपरेटर, एक प्रोग्रामर के बीच का फर्क होता है। ऑपरेटर्स को कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, लेकिन जब ऑपरेटर ये सीखना शुरू कर देते हैं तब वो प्रोग्रामर या सेटर या फिर और लेवल पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घुस जाओ इसमें, कैसे सीखोगे, सेल्फ लर्न करोगे, आई डोंट नो, लेकिन सीखना जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो काफी हद तक एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो सीएनसी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए एक सीएनसी का ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूँ, स्पेसिफिकली सीएनसी टर्निंग मशीन का, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए इसमें टाइम का कोई झंझट नहीं है कि सुबह क्लास लेनी है, शाम को क्लास लेनी है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कहीं से भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। अब चौथा टॉपिक आता है जिसकी मैंने सबसे पहले बात करी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग एल्स एंड x की वैल्यू पता करो जी, विच इज कॉल्ड अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है अलजेब्रा में कि 10 वैल्यूज लिखी हैं उसमें से आप 5 वैल्यूज पता करो जी, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। इंडस्ट्री में अलजेब्रा का मतलब है सिंपल फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने आने चाहिए। ठीक है, आप जाने अनजाने में हर रोज वैसे तो अलजेब्रा का यूज करते ही हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर मैं मशीनिस्ट की बात करूं तो स्पीड एंड फीड कैलकुलेट करते हो, हर मशीनिस्ट को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आरपीएम इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इनटू 3.14 व्हिच इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय टूल डायमीटर। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास आरपीएम निकल के आ जाती है। ये क्या है? ये प्योर अलजेब्रा है, इसी को अलजेब्रा कहते हैं। वैल्यू ऊपर नीचे दाएं बाएं लगा के उसको सारा कुछ कैलकुलेट करके बाद में फाइनल वैल्यू निकालनी। अब अगर इस फॉर्मूले की बात करें जो मैंने अभी भी बताया है, इसमें मैंने कटिंग स्पीड बोला, वो आपको टूल के कैटलॉग से मिल जाएगी। डायमीटर आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये सारी चीजें इसमें डाल के आपकी आरपीएम निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। इसी तरह फीड रेट का भी फॉर्मूला है इंडस्ट्री में। फीड रेट इज इक्वल टू आरपीएम इनटू पिच पर टूथ इनटू नंबर ऑफ टी। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं, देखो फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे, आपको कैटलॉग्स में से मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको मेरे कोर्स में मिल जाएंगे। मैंने अपने कोर्स में हर तरह का फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो फॉर्मूलाज में वैल्यूज कैसे डालनी है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किस सीक्वेंस में करते हैं, ये आपको अलजेब्रा में सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत अलजेब्रा आना चाहिए। फॉर्मूलाज
यूज करने आने चाहिए, बस इतना अलजेब्रा सीख लो, मैकेनिकल इंडस्ट्री में बहुत है इतना। तो अगर आपने गलती से अलजेब्रिक कैलकुलेशन गलत कर दी सीएनसी मशीन में, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। आरपीएम ज्यादा हो गया, टूल की धज्जियां उड़ जाएंगी, टूल टूट जाएगा। आरपीएम कम हुई तो भी टूल की धज्जियां उड़ेंगी, टूल टूट जाएगा। फीड ज्यादा हुई तो पंगा, फीड कम हुई तो पंगा। तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए। इसलिए बेसिक फॉर्मूलाज आपकी जो है टूल लाइफ एंड आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको आसान बना देता है। पांचवी स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक लेवल पे, लेकिन जब आप ग्रो करोगे ना एक दो स्टेप, तो ये स्किल आपको आनी चाहिए किसी भी हालत में। तो उस स्किल का नाम है ग्राफ्स एंड चार्ट्स को पढ़ना। मैथमेटिक्स में हमने ग्राफ देखे थे, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, और तरह के चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर भूल गए हो तो याद करना शुरू कर दो। 10th की किताब उठाओ, 10th की बुक उठाओ, जितने भी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताए हैं ना आपको, ये सारे 10th तक के कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको कोई 12th का मैथमेटिक्स या कॉमर्स का मैथमेटिक्स नहीं कह रहा आपको मैं याद करने के लिए। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एंड ग्राफ एंड चार्ट को कैसे रीड करना है ये आपको 10th की मैथमेटिक्स बुक में भी मिल जाएगा। अब ये रीड करना क्यों है? देखो, कंपनी में बहुत सारा डेटा होता है, कौन सी मशीन कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने पार्ट रिजेक्ट हो गए, कितने बन गए, क्या गलतियां हुई, ये सारा डेटा अगर आप नंबर में किसी के सामने रखोगे ना, ये देखो जी पिछले 365 दिन में हर एक दिन में कितने कंपोनेंट बने जी, ये देखो ये देखो ये देखो, बंदे का दिमाग खराब हो जाए। 4-5 पार्ट चलते हैं। जब आप हजारों की तादाद में पार्ट बनाते हैं तो उसको नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए हम ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। एक ग्राफ आपको 1 सेकंड में पूरी कहानी बता देता है। अच्छा, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही, ग्राफ नीचे जा रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही। जैसे होता है ना हमारा आजकल स्टॉक मार्केट में ग्राफ चलते हैं, वो क्या है? वो ग्राफ ही तो है। वो ग्राफ रीड करने आने चाहिए आपको। बनाने नहीं आते कोई बात नहीं, कम से कम रीड करने तो आने चाहिए यार बेसिक लेवल। खास करके क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो ग्राफ्स बहुत यूज होते हैं। सीपी वैल्यू फाइंड करते हैं हम, सीपी के वैल्यू फाइंड करते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी कहते हैं जिसे, कि मशीन कितनी कैपेबल है इस पार्ट को बनाने के लिए। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे ये क्या होते हैं सीपी के। तो वहां पे ग्राफ बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपको ग्राफ रीड करने आने चाहिए किसी भी हालत में। मुझे नहीं पता कैसे सीखने हैं आपने, आई डोंट केयर, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए। बेसिक ग्राफ सीख लो, लाइन ग्राफ सीख लो, बार ग्राफ सीख लो, ठीक है, आप पाई चार्ट बनाना सीख लो, ये 4-5 तरह के बेसिक ग्राफ सीख लो, यही आपको काम आएंगे। तो भाई ये थे वो 5 मैथमेटिक्स के टॉपिक। हमने देखा, क्या क्या देखा? यूनिट कन्वर्जन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ग्राफ्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन मैकेनिकल फील्ड। सीएनसी में तो ये आने ही चाहिए। बाकी जो हाई एडवांस लेवल मैकेनिकल फील्ड्स हैं उनमें हो सकता है आपको थोड़ी सी और कैलकुलेशन भी ऐड करनी पड़े। तो जैसे ही आपको ये मैथमेटिक्स की चीजें आ जाती हैं, आपके लिए मैकेनिकल चीजें समझना, प्रोग्राम समझना, आरपीएम का खेल समझना, कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कैसे होती है, एंगल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, ड्राइंग रीड कैसे करनी है, ये चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगी जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे मैथमेटिक्स के। तो इसको स्किप मत करो, डिफिकल्ट लगेगा शुरू में अगर आपको नहीं आते हैं ऑलरेडी। 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, लेकिन इनको आप छोड़ के आगे बढ़ नहीं सकते। ये बात मेरी आप याद रखें। आपका स्ट्रगलिंग पीरियड तभी खत्म होगा जब आप इन चीज़ों से डरोगे नहीं, बल्कि इनको एक एक करके सीखोगे। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस टॉपिक में आती है, मैं उस पर अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स ज़रूर चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।